हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं मेरी सिप मेरा सवाल, जिसमें आपके सिप पोर्टफोलियो से जुड़े सारे कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे शो में आने वाले एक्सपर्ट आपके पोर्टफोलियोज को रिव्यू करें, तो आप अपने पोर्टफोलियोज को हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए। अगली स्लाइड में वो दोनों कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311211874, जहां आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप अगर चाहें तो ईमेल करने में अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो ईमेल करने के लिए आप चूज़ कीजिए money9query@tv9.com, जहां आप हमें अपने क्वेश्चंस ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। साथ ही में अगर आप चाहें तो यूट्यूब के लाइव कमेंट बॉक्स में भी आपके क्वेश्चन लगातार हम तक पहुंच रहे हैं और फेसबुक पर भी, तो वहां से भी आपके क्वेश्चंस को पिक करते रहते हैं। लेकिन अगर अभी की बात करें तो सारे इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि भाई उन्होंने सिप नहीं रोकी, टफ मार्केट में, वॉलेटाइल मार्केट में वो अपनी सिप चलाते रहे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में रिटर्न बिल्कुल भी नहीं बना है, कमाई नहीं हो रही है। किसी का म्यूचुअल फंड फ्लैट है, किसी के पोर्टफोलियो में लाल निशान हावी हो रहा है, किसी को लग रहा है कि नेगेटिव रिटर्न पर हम बैठे हुए हैं। और ऐसे में सबसे इजी लगता है कि चलिए पैसा निकालिए इक्विटी म्यूचुअल फंड से और एफडी, गोल्ड या प्रॉपर्टी में लगा देते तो क्या बेहतर रहता। क्या इक्विटी से दूरी बनाकर दूसरे एसेट में पैसा शिफ्ट कर लेना चाहिए? लेकिन रिटर्न तो हमें दिख रहा है कि नेगेटिव जोन में है, पर जो नहीं आपको दिखता वो ये कि आपकी जो एसेट है ना, उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन के सामने कैसे टिक पाती है। क्योंकि अगर आपकी कमाई 7% से बढ़ रही है और महंगाई 6% से, तो असल में आपकी दौलत सिर्फ 1% ही बढ़ रही है। और ये देखिए अलग अलग एसेट का हमने एक एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है और ये हमें बता रहा है कि इक्विटी अभी भी टॉप में नजर आएगी आपको एज कम्पेयर टू रियल एस्टेट, एज कम्पेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो आपको क्या करना है इस वॉलेटिलिटी में? क्यों इक्विटी ही आपको इन्फ्लेशन में बीट करने में मदद करेगी? आज हम यही समझने वाले हैं और कैसे काम रखें अपने पोर्टफोलियो में, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जसमीत सिंह जी। थैंक यू सो मच जसमीत, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। वेलकम टू मनी 9। सो ईजियर सेड देन डन। अगर हम कहें कि भाई आप जो है इक्विटी सबसे बेटर रिटर्न देता है, लेकिन जब आपको सामने दिखता है गोल्ड जो कुछ महीनों में ही आपको धांसू रिटर्न दे देता है, रियल एस्टेट जो लगता है अच्छा है तो अच्छा है, एफडी में लगता है रिस्क नहीं है, तो ऐसे में आप इन्वेस्टर को क्या बताना चाहेंगे इक्विटी के बारे में? क्यों इक्विटी में डटे रहना चाहिए? प्रियंका जी, थैंक यू। सबसे पहली बात यह है कि जो जब मैं एक निवेशक के तौर पे देखता हूं, तो निवेशक के तौर पे जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे महंगाई से आगे बढ़कर अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना है। क्योंकि अगर महंगाई मेरे पोर्टफोलियो में 6% है, 7% है, तो अगर मेरा पोर्टफोलियो 9 या 10% या 11% का रिटर्न देगा, तब मैं महंगाई से आगे बढ़ पाऊंगा। और जो चीजें मैं आज खरीदना चाहता हूं या खरीदने की इच्छा रखता हूं, वही चीजें अगर महंगाई से बढ़कर 1 साल बाद महंगी हो जाती हैं और मेरा पोर्टफोलियो उनसे आगे बढ़ता है, तो मैं उन चीजों को खरीद पाऊंगा। उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम सब लोग स्मार्टफोन लेना पसंद करते हैं। अगर कोई एप्पल का स्मार्टफोन लेना चाहता है और अगर उसका ट्रेंड देखें, तो मान लीजिए पिछले साल जो चीज 70,000 पे लॉन्च की उन्होंने, शायद आने वाले टाइम में सितंबर में 80,000 में लॉन्च करेंगे। तो अगर मेरे पास वही 70,000 पिछले साल थे और वो मैंने ग्रो करके सिर्फ 75,000 किए, तो संभावना ये है कि मेरा इस साल जब मैं अपना फोन खरीदना चाहूंगा तो मेरे पास 5,000 रुपए की कमी हो जाएगी। तो पॉइंट वन ये है कि इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को इन्फ्लेशन या महंगाई से आगे रखना है। अब आपने जो सवाल पूछा कि इन्फ्लेशन इक्विटी में डटे रहना चाहिए, तो देखा गया है कि लंबे समय तक जब मैं अपना एक पोर्टफोलियो बनाता हूं, मेरा पोर्टफोलियो 3 या 6 महीने के हिसाब से तो नहीं है। 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इस तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियो की अगर नजरिया रखता हूं, तो मेरे को यह देखना पड़ेगा कि क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं। एज एन निवेशक की तरीके से मेरे पास 3-4 ऑप्शन है जो मैं सोच सकता हूं वहां पैसे लगाऊं ताकि मैं महंगाई को बीट करूं। पहला मेरे पास जो ऑप्शन है इक्विटी है, जैसा आपने बोला। दूसरा रियल एस्टेट है। तीसरा फिक्स डिपॉजिट है। चौथा गोल्ड है। अब संभावना सी बात है, अगर महंगाई 6-7% पे आगे बढ़ेगी तो मेरे को फिक्स डिपॉजिट तो इसमें सूट नहीं करेगा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट मेरे को 6.5% रिटर्न देगा।
महंगाई 6-7% होगी, तो फिक्स डिपॉजिट मेरे लिए इस ऑप्शन में बाहर हो जाएगा। अब हमारे पास तीन एसेट क्लास रह जाते हैं, इक्विटी, रियल एस्टेट और गोल्ड। तो इसमें एक सर्च करी, जो आपने सामने डेटा दर्शकों के लिए लगाया है, इसमें हमने ये देखा कि अगर हम इक्विटी और गोल्ड देखें तो हमें ये देखना है किसकी संभावना ज्यादा है मेरे को 10-12% रिटर्न देने की। और उसमें हमने क्या किया, 3-3 साल के पीरियड के निवेशक देखे, 3 साल के लिए पैसा डाल के देखा 1990 से, हर 3-3 साल का पैसा देखा और देखा कि एवरेज रिटर्न क्या निकली। तो उसमें इक्विटी की एवरेज रिटर्न निकली 12.5%, गोल्ड की एवरेज रिटर्न निकली 10%, और रियल एस्टेट में यही आंकड़ा हमने 5 साल, हर 5-5 साल के लिए डाल के किया, क्योंकि रियल एस्टेट एक सिक्लिकल एसेट है, थोड़ा सा लंबा चलता है, तो 5-5 साल का किया, तो उसमें रिटर्न निकली 7.3%। तो अगर मैं संभावना के हिसाब से डेटा देखूं, 1990 से लेकर अभी तक जिस एसेट क्लास ने मेरे को सबसे ज्यादा रिटर्न दिया वो है इक्विटी। तो संभावित है अगर मेरे को इन्फ्लेशन को बीट करना है तो मैं इक्विटी को एक ऑप्शन की तरह मैं इसको इसके लिए नजरिया रखूंगा कि मैं इसको चूज करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। डेटा के हिसाब से चलेंगे तो अच्छा है। जरूर इस जर्नी में ये जरूर होगा कि जैसे आपने बोला गोल्ड ने कुछ महीने में धांसू रिटर्न दे दिया, किसी महीने में इक्विटी धांसू रिटर्न देगी। पोर्टफोलियो को मैटर ऑफ डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन से बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डिजाइन से पोर्टफोलियो को बनाएंगे तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि आंकड़ों के हिसाब से किस में क्षमता है ज्यादा रिटर्न देने की और इन्फ्लेशन को, महंगाई को हराने की। तो आंकड़े कह रहे हैं, नंबर्स डोंट लाई, आंकड़े कह रहे हैं इक्विटी जो है वो जो है आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने की जो है ज्यादा चांसेस रखता है एज कंपेयर टू अदर एसेट। तो आप जो है बिल्कुल इस स्टैंड से आप स्टिक करेंगे कि इक्विटी इज नंबर 1। अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको इक्विटी ही चुनना होगा। आपने जो कैलकुलेशन दिया उसके हिसाब से 12% प्लस का रिटर्न आपने बताया, तो कितने समय आप क्या रिटर्न, क्योंकि अभी एट दिस पॉइंट जब हम बात करें जसमीत जी, तो कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब इंडियन इन्वेस्टर को ना जरा अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा माइल्ड करने की भी जरूरत है। ओके, सो पहला क्वेश्चन मेरा ये कि आप विल यू स्टिल stick your neck out for equity as compared to other asset? And second, क्या हमें अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कोविड के बाद जो हमने देखा था रन अप वैसा नहीं देखने वाले हम? तो जो इक्विटी है उसमें आपका जैसे सवाल है रिटर्न एक्सपेक्टेशन का इक्विटी के अंदर, तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन का ऐसा है कि जो आंकड़े फिर से बता रहे हैं कि अगले 2 साल की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 12 से 14% के बीच में ग्रो होनी चाहिए। अगर अगले 2 साल कमाई जो है, अर्निंग्स मतलब कमाई, कंपनीज की कमाई जो है 12 से 14% बढ़ती है, तो इस समय जो इक्विटी की वैल्यूएशन देखेंगे तो इक्विटी इस वक्त इस कगार पे खड़ा है कि इक्विटी सस्ता है। जैसे एक बिजनेसमैन के हिसाब से, व्यापारी के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो अगर एक व्यापारी 100 रुपए में सामान खरीदते हैं हमेशा, आज वही सामान 85 या 90 रुपए का आपको सामान मिल रहा है इक्विटी में। अब अगर मेरे को आज 1.5 साल की टाइम करेक्शन के बाद, जहां इक्विटी 1.5 साल के पीरियड में इक्विटी ने ज्यादा कुछ खास नहीं किया है, अगर मेरे को 8-10% नीचे मिल रही है, तो अगले आने वाले 3 से 4 साल की संभावना है कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इक्विटी हमारे को डबल डिजिट रिटर्न देगी। अगले 3 से 5 साल के लिए क्या मेरे को अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को कम करने की जरूरत है? अगर मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12 से 14% के बीच में इक्विटी से है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को कम करने की जरूरत है, क्योंकि 1.5 साल से इक्विटी ने कुछ खास नहीं किया है और आने वाले 3 से 5 साल में डबल डिजिट रिटर्न इक्विटी का देना काफी प्रोबेबल लगता है और संभावित लगता है कि इक्विटी ये रिटर्न दे पाएगी। ओके, सो डबल डिजिट रिटर्न जो है इक्विटी में आपको मिल सकता है एज कंपेयर टू जो दूसरे एसेट्स हम दिखा रहे थे उसके मुकाबले में। अब जो है महंगाई को कैसे हम नज़रअंदाज करते हैं, तो जसमीत जी ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा रिसर्च बनाया था और वो प्लेट मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपनी टीम को दिखाने के लिए, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन को जब आप इग्नोर करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अगर आज आपको लग रहा है कि 2 करोड़ इज़ इनफ आपके रिटायरमेंट के लिए, तो 30 साल के बाद आपके पास 2 करोड़ नहीं 11.5 करोड़ रुपए होने चाहिए और इसके लिए आपकी सिप की अमाउंट भी बढ़ जाती है।
सो जसमीत, आपको मैं लाना चाहूँगी, थैंक यू फॉर दिस कैलकुलेशन जो आपने बताया है, और इससे आप इन्वेस्टर को क्या बताना चाहते हैं। और अगर किसी को आप कह रहे हैं कि 30 साल के बाद रिटायर होना है, तो आज उसको 11.5 करोड़ की तैयारी करनी है, जिसके लिए सिर्फ बनती है 33,000 पर मंथ। जी सो ये 33,000 पर मंथ कहाँ करें, पहली बात। और दूसरी बात, अगर कोई 33,000 पर मंथ नहीं कर सकता है तो वो 11.5 करोड़ तक कैसे पहुंचेगा? जी, तो दो चीजें हैं इसके अंदर। एक जो आंकड़ा ये बताता है आपको कि अगर मैंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करी और मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से मेरे को 2 करोड़, आज का 2 करोड़ रुपए चाहिए अपना घर बार का खर्चा चलाने के लिए, तो हमने देखा कि दो चीजें इंसान को करनी जरूरी है। कि अगर 2 करोड़ रुपए मेरे को आज की वैल्यू पे चाहिए अपने खर्चे के लिए, और मैं रिटायर होने वाला हूं जैसे कि आपने बताया 30 साल के बाद, तो मेरे को ये मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो 2 करोड़ आज की वैल्यू है वही 30 साल बाद भी वैल्यू रहे। सब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आज मैं 2 करोड़ में एक घर खरीद सकता हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि 30 साल बाद जो भी उस घर की वैल्यू हो, मैं वो घर तो खरीद पाऊं उसी 2 करोड़ रुपए से। अब अगर कोई निवेशक महंगाई को छोड़ के सिर्फ ये सोचता है कि आज के 2 करोड़ के हिसाब से हम प्लानिंग कर लेते हैं, तो संभावित सी बात है कि 12% के रिटर्न के हिसाब से 30 साल के दौरान उसको 6,000 रुपये महीने अपना पैसा जमा करना है। और अगर वो सिर्फ एसआईपी करते हैं 12% रिटर्न के लिए, जैसे कि हमने अभी बात करी, इक्विटी एक अच्छा एसेट क्लास है जो आपको 12% दे सकता है, तो आप वो 2 करोड़ रुपए जमा कर लेंगे। लेकिन अगर यही इन्वेस्टर थोड़ी सी महंगाई को ध्यान में रख के अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा शार्प और करते हैं और ये सोचते हैं कि महंगाई अगर 6%, महंगाई क्या है? महंगाई है रोटी कपड़ा मकान बिजली और ईंधन, ये महंगाई है। ये सारी चीजें महंगी होंगी तो मेरे को ये देखना है कि मैं ये सारी चीजों को खर्च कर पाऊं उस पैसे से जो मेरे पास 30 साल बाद होगा, जो मैं आज खर्च पा रहा हूं। तो अगर 30 साल के बाद देखें तो 2 करोड़ रुपए 6% की महंगाई के हिसाब से 11.5 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और अगर मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाह रहा हूं तो मेरे को 33,000 रुपए महीने की एसआईपी करनी पड़ेगी आज, ताकि मैं 12% की बढ़त के बाद हर साल, साल भर साल 12% की बढ़त के बाद 11.5 करोड़ के आंकड़े पे पहुंच पाऊं। उस तरीके से मैं अपने आप को सेफ रख पाऊंगा। अब आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं आज 33,000 रुपए महीना नहीं कर सकता और मेरी अगर तनख्वाह या मेरी इनकम जो है कम है, तो मैं इस आंकड़े पे 11.5 करोड़ के आंकड़े पर किस तरीके से पहुंचूं? तो इसके बहुत से तरीके हैं। एक तरीका यह है, आप जितना भी आज अमाउंट कर सकते हैं उसमें हर साल आप 5 या 10% बढ़ाते रहिए। आप जो जिस भी आंकड़े से आप करेंगे, मान लीजिए आज आप 10,000 रुपए महीना, 6,000 रुपए महीना, 12,000 रुपए महीना कर सकते हैं, तो हर साल उसको आप 5-5, 10-10% बढ़ाते जाइए। आप अगर एक्सेल पे कैलकुलेशन डाल के देखेंगे तो आपको बताएगा आप कहां पर पहुंचेंगे। नंबर एक। दूसरा तरीका, जो इनकम है इंसान की वो सेम तो नहीं रहेगी, हर साल या हर 2-3 साल में थोड़ी बढ़त की भी उम्मीद है। तो जब मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि मेरे माइंड में वो गोल है 11.5 करोड़ पहुंचना है मुझे। तो उस 11.5 करोड़ पहुंचने के लिए मेरे को उस टाइम पे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में ये देखना है कि कितना गैप चाहिए, कितनी एसआईपी और चाहिए मेरे को। तो उस टाइम जब मेरी इनकम बढ़ती है तो पहले मैं अपनी सेविंग की तरफ उस पैसे को एसआईपी बढ़ाऊंगा और बाकी खर्चा उसके बाद करूंगा। तो हर टाइम, हर अप्रेजल पे, हर टाइम जब मेरी कंपनी में या मेरे बिजनेस में मेरे को ज्यादा मुनाफा होता है या मेरी जॉब में मेरी अप्रेजल से मेरी तनख्वाह बढ़ती है, तो मेरे को अपने 11.5 करोड़ के आंकड़े के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखनी है, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे को कितना एसआईपी बढ़ाना है वो मेरे को बढ़ा के आगे चलना है। जितना उम्र में जल्दी हम इस चीज को करेंगे उतना कम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, जितना इस चीज को हम लेट करेंगे उतना ज्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरी दर्शकों से यही राय है कि जितनी जल्दी आप इस प्लानिंग को करें उतना बेहतर है, और जितनी जल्दी इसके अंदर पैसे जोड़ पाए वो बेहतर है। तो पहले कमाई से सेविंग करने की सोचें, वो बेहतर रहेगी। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने मिस किया, क्योंकि मैंने बहुत लंबा सवाल पूछ लिया था कि ये 33,000 आपने ये बता दिया नहीं है तो कैसे करें। ये 33,000 अगर रिटायरमेंट के पर्पज से कोई कर रहा है फॉर 30 ईयर्स, क्या पूरा इक्विटी में डाल दे? तो अगर किसी का लक्ष्य है कि उनको 12% का रिटर्न कमाना है, 6% इन्फ्लेशन, 12 का रिटर्न,
तो उनको 33,000 रुपये अपना इक्विटी में पूरा डालना पड़ेगा। अब रिटायरमेंट की आपने बात छेड़ी है, तो मान लीजिए रिटायरमेंट अगर उनकी 15 या 20 साल दूर है, तो रिटायरमेंट के जैसे जैसे वो पास पहुंचते जाएंगे उनको इक्विटी से थोड़ा थोड़ा पैसा कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिटायरमेंट के पास ज्यादा वॉलेटिलिटी से अगर पैसा कम हो जाए तो इंसान को अपने लक्ष्य से वो दूर हो सकता है। तो 12 कमाने के लिए उसको इस तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन 6 है और अगर मेरा टारगेट 10% है तो मैं 80% पैसा अपना इक्विटी की एसआईपी में कर सकता हूँ और 20% पैसा मैं 6 से 7% अपना डेट फंड या एफडी या उस जरिए से ग्रो कर सकता हूँ। ये भी कर सकता हूँ, दोनों मेरे पास ऑप्शन है। ऑल राइट, सो आपको इन्फ्लेशन को अगर मैथ देना है, डबल डिजिट रिटर्न चाहिए लॉन्ग टाइम फ्रेम में, यानी आप लंबे रेस के घोड़े पर दाम लगाना चाहते हैं तो इक्विटी है आपका सच्चा साथी। दूसरे एसेट्स अच्छे हैं जो आपके पोर्टफोलियो में एसेट डाइवर्सिफिकेशन के लिए होने चाहिए, पर रिटर्न अगर कमाना है तो इक्विटी को शामिल करना होगा। कुछ फेजेस आएंगे जो हम अभी देख रहे हैं जहाँ पर आपको कम रिटर्न भी मिलेगा, लेकिन फिर जब लॉन्ग टर्म की बात होती है तो ये मेकअप करते हैं। जैसे वो ट्रेन लेट हो जाती है वो मेकअप करती है टाइम का, तो वैसे ही सिर्फ भी मेकअप करेंगे। ऑलराइट जसमीत, अब हम पोर्टफोलियोज की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि भीड़ लग गई है। शुरुआत में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था तो कई लोग पूछ रहे थे कहाँ हैं आप, हम आ गए हैं, आपके क्वेश्चंस लेते हैं। और आपके क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी आ रहे हैं और व्हाट्सएप पर भी। पर सबसे पहला मैं क्वेश्चन ना शाकिर जी का उठा रही हूँ। इन्होंने हमें ईमेल किया था और लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको मैंने जसमीत जी से भी शेयर किया, तो उन्होंने इनके लिए प्लानिंग भी अच्छी बनाई है। शाकिर अंसारी का क्वेश्चन है ये, 36 इनकी एज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और 1 साल से निवेश कर रहे हैं। अभी 17,500 रुपये की सिप कर रहे हैं, 14 साल तक निवेश करने का इरादा है, टारगेट 1 करोड़ हासिल करना चाहते हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 3500 की सिप, आईसीआईसी प्रू का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 2500 की सिप, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 3000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 3000, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड 2500, निप्पॉन इंडिया का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड 3000। स्टेप अप भी करने का इरादा रखते हैं 5% एवरी ईयर, और पूछ रहे हैं कि आप पोर्टफोलियो सही है, इसमें कुछ आप चेंज करना चाहेंगे या इस इन्हीं फंड्स में इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए टू रीच 1 करोड़ इन 14 ईयर्स। ओवरलैप अगर आप बता सके, 1 करोड़ अचीवेबल है या नहीं, क्या कहेंगे आप जसमीत? जी, तो बेसिकली शाकिर जी 36 साल के हैं और आपने जो बताया 17,500 रुपये ये एसआईपी में कर रहे हैं हर महीने। अब अगर इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 14 साल का है और अगर ये 1 करोड़ के आंकड़े पे पहुंचना चाहते हैं, तो अगर ये 5% से अपनी एसआईपी को हर साल बढ़ाएंगे तो शाकिर जी 17,500 रुपये की आज की एसआईपी को 5% हर साल बढ़ाएंगे 14 साल में, अगर 13% का रिटर्न कमा पाते हैं तो उनका कॉर्पस 1 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। तो आराम से 1 करोड़ पहुंच सकते हैं। डिसिप्लिन से 5% हर साल एसआईपी बढ़ाएं, 13% का रिटर्न लें पोर्टफोलियो से, 1 करोड़ के आंकड़े पर पहुंचेंगे। दूसरी चीज, अगर यही चीज वो 10% से अपनी एसआईपी हर साल बढ़ा लेते हैं और बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, आज 17.5 से शुरू कर रहे हैं, 10% पोर्टफोलियो को बढ़ाते हैं और 14 साल के लिए करते हैं और 13% का रिटर्न कमाते हैं, तो शाकिर जी 1.3 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच जाएंगे। तो उनका 30 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कॉर्पस खड़ा हो जाएगा 1 करोड़ के मुकाबले। 5 और 10% का फर्क जो है, बढ़ोतरी का 5 और 10% का फर्क 30 लाख रुपए का बेनिफिट पहुंचा सकता है अगर रिटर्न 13% रहती है। दोनों उदाहरणों में अगर रिटर्न 13% रहती है। अब म्यूचुअल फंड का आपने इनके कुछ क्वेश्चन पूछे, तो शाकिर जी आइडियल एलोकेशन हमारे हिसाब से 55% लार्ज कैप की है, 23% मिड कैप की है, 22% स्मॉल कैप की है। ये हमारे हिसाब से एक आइडियल एलोकेशन है। आपकी अगर मैं एलोकेशन देखता हूं तो आप मिड कैप में 7% से कम है और स्मॉल कैप में 9% से ज्यादा है। तो अगर पोर्टफोलियो में जो चेंजेस हमारे बनेंगे, आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एसबीआई स्मॉल कैप को होल्ड कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी और निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप और यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है, इनको आप एग्जिट करके आप एक्टिव फंड्स में आ सकते हैं। एक्टिव फंड्स अगर अच्छे सिलेक्ट करेंगे तो आपको इंडेक्स फंड से बेहतर रिटर्न कमा के देंगे वो, और आपको 13% के आंकड़े के पास ले जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं कि आप किन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन 3 फंड्स की जगह आप कोटक मिड कैप देख सकते हैं, बंधन लार्ज और मिड कैप देख सकते हैं और इन्वेस्को इंडिया फोकस देख सकते हैं।
और फाइनली आप अपने पोर्टफोलियो की एलोकेशन आज के हिसाब से 55% लार्ज कैप, 23% मिड कैप, 22% स्मॉल कैप की रखेंगे और इस मिश्रण से चलेंगे तो संभावना काफी अच्छी है कि आप 13% बना पाए। ओह ग्रेट जसमीत, आपने उनको स्कीम्स भी बता दी, तो थोड़ा पैसिव से निकल करके एक्टिव फंड्स में जाइए। एक्टिव फंड्स में आप क्या ले सकते हैं वो भी बता दिया, और बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आप इस पोर्टफोलियो के साथ जो 1 करोड़ तो बना रहे होंगे, पर 1 करोड़ 30 लाख बनाना चाहेंगे ना, तो 10% से स्टेप अप का ख्याल रखिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक शाकिर जी, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। कुछ चेंजेस, कुछ ट्वीक्स जसमीत जी ने बताए हैं, और जाहिर तौर पर आपने इसीलिए सवाल भी पूछा था कि हम बता सकें और बेटर कैसे हो, तो पोर्टफोलियो को बेटर बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। रवि कुमार सिंह का क्वेश्चन अब मैं ला रही हूँ जसमीत। ये क्वेश्चन आपको मैंने शेयर नहीं किया, ये मैं यूट्यूब से लाइव पिक कर रही हूँ रवि जी, क्योंकि फर्स्ट व्यूअर थे जिन्होंने क्वेश्चन पोस्ट किया। तो रवि जी अपॉलॉजीज कि आपका क्वेश्चन लेने में थोड़ा वक्त लग गया। इनके पास है जसमीत पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, ठीक है, इसमें 5000 कर रहे हैं। अगली स्कीम भी फ्लेक्सी कैप है, वो है क्वांट का फ्लेक्सी कैप 5000, ईडलवाइज का मिड कैप 5000, इन्वेस्को का स्मॉल कैप 5000। सो कुल मिलाकर के 20,000 की इनकी सिप चल रही है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, ईडलवाइज मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, 5,000 ईच, तो 20,000 टोटल। 20 साल तक निवेश करेंगे रवि जी, और रवि जी की एज है 26। क्या ये सही चुनाव है? 2 फ्लेक्सी कैप, 1 मिड कैप और 1 स्मॉल कैप। तो सबसे पहली खुशी की बात यह है कि 26 साल की उम्र के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरुआत की गई। 20,000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप एसआईपी के आंकड़े आप एसआईपी के अंदर पैसा डालेंगे, उतना ही बाद में पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आपको वो हेल्प करेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, देख के बहुत जानकर खुशी हुई कि 26 साल की उम्र में इन्होंने 20,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दी और 20 साल का होराइजन रखते हैं। एक छोटी सी सलाह यहाँ पे देना चाहूंगा कि इस 20,000 रुपए को आपने हर साल बढ़ाना है। जितनी भी आप बढ़ा सकते हैं 5%, 10% से, तो आपका कॉर्पस में बहुत अच्छा, जैसे आपने पिछले उदाहरण में देखा जो मैं बता रहा था, कॉर्पस के अंदर बड़ा अच्छा फर्क पता चलेगा 20 साल के बाद, क्योंकि हमारे पास समय बहुत अच्छा है। अब रही बात कि 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, 1 स्मॉल कैप फंड है और 1 मिड कैप फंड है, तो क्या ये सही पोर्टफोलियो है? जैसे कि मैंने पिछले उदाहरण में कहा कि पोर्टफोलियो आप इक्विटीज का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के थ्रू बना रहे हैं। अच्छी बात इसमें आपने सबसे बड़ी ये करी है, आपने एक्टिव फंड्स का चुनाव किया है। एक्टिव फंड के चुनाव से इसका ये मतलब है आपकी संभावना, अगर आप एक अच्छे फंड के पोर्टफोलियो को लेंगे तो आपकी संभावना निफ्टी 50 इंडेक्स को बेहतर रिटर्न करने की आपकी संभावना ज्यादा है अगर एक अच्छा पोर्टफोलियो का चुनाव हो, तो आप सही दिशा में हैं। अब इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 55% आपको लार्ज कैप रखना है ताकि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी रहे, 23% आपको मिड कैप रखना है और 22% आपको स्मॉल कैप रखना है। तो स्टेबिलिटी और ग्रोथ के मिश्रण से आपका पोर्टफोलियो 12 से 14% का रिटर्न आराम से दे सकता है। इस पोर्टफोलियो में अभी जो आपने किया है थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है ये पोर्टफोलियो, 4 स्कीम के अंदर आपने पैसे डाले हैं। तो अगर इस पोर्टफोलियो को आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे और थोड़ी आप इसमें स्कीम्स बढ़ाएंगे, और दूसरा उन स्कीम्स के माध्यम से जो आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं, अगर वो आप डाल के देखेंगे कि मेरा कितना एलोकेशन लार्ज कैप में जा रहा है, कितना मेरा एलोकेशन मिड में जा रहा है और कितना स्मॉल कैप में, अगर आप 55, 23, 22 का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आप एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनेगा जो 12 से 14% की संभावना बढ़ाएगा। थोड़ी कंसंट्रेशन रिस्क इस पोर्टफोलियो में ज्यादा है क्योंकि सिर्फ 4 स्कीम में, तो एक आप कंसंट्रेशन रिस्क को घटाने के लिए आप थोड़ी स्कीम के नंबर्स बढ़ा सकते हैं। आप 10, 12 या 14 स्कीम तक भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कीजिए, नंबर 1। और नंबर 2, आपको एलोकेशन, एंड एलोकेशन देखनी है उन स्कीम्स की क्या निकल के आती है, जो कि मैंने आपको सलाह दी 55, 23 और 22 का आप मिश्रण रखेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ओके, सो दैट्स नाइस। एक आपको जो है गाइडेंस ये है कि भाई 55, 33 एंड 23, राइट? 55, 23, 22, 33, 22, 55, 33, 22। ओके, मैं ही कंफ्यूज हो गई, पर ये जो है 55, 23, 22। या सो बेसिकली लार्ज कैप सबसे ज्यादा,
थोड़ा, फिर उसके बाद मिड कैप कम करेंगे और जी फिर स्मॉल कैप थोड़ा सा। तो इसको फॉलो करते हुए आपको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेटेड सा पोर्टफोलियो लग रहा है, आप इसको और बढ़ा सकते हैं। 2 फ्लेक्सी कैप और दोनों शायद लार्ज कैप बेट ज़्यादा ले रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सा एक बार ना बैठ करके बात करनी होगी। और आप अभी यंग हैं, बहुत लंबे पीरियड के लिए कर रहे हैं, तो जैसा कि जसमीत जी ने कहा, प्लीज़ स्टेप अप। ये आपका रियल धर्म होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। हर साल पैसे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सिप भी बढ़ाइए, ठीक है, इग्नोर मत कीजिए अपनी सिप को। अब उपेंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उपेंद्र जी से हम बात करने वाले हैं। नमस्ते उपेंद्र जी, आपने लिखा कि आप बोकारो झारखंड से हैं, बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैम नमस्ते, मैं बोकारो झारखंड से बिलोंग करता हूँ। क्या करते हैं आप उपेंद्र जी? मैम मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। और ये आपका अभी ज़्यादा पुराना पोर्टफोलियो नहीं है, राइट? यस मैम, ये तो फरवरी 2024 से मैं चालू किया है। ओके। और अभी आपको ओवरऑल गेन जो है कुछ 66,000 का हो रहा है, पर आपकी सिप की अमाउंट बहुत इंप्रेसिव है। 26,500 की आप सिप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, अच्छी अमाउंट आपने पिक की है। मैं उपेंद्र जी आपका पहले पोर्टफोलियो पढ़ लेती हूँ, फिर आप अपना सवाल पूछेगा। और आपने कहा कि आप 2042 तक निवेश करने वाले हैं, तो पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से है। वैसे उपेंद्र जी ने पोर्टफोलियो में बिल्कुल बताया अभी तक उनकी इन्वेस्टेड अमाउंट क्या और कितना उन्होंने एक्यूमुलेट किया, पर मैं सिर्फ सिप अमाउंट पढ़ रही हूँ। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप 5500 की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 1000 की सिप चल रही है उपेंद्र जी की। अगली स्कीम है मोतीलाल ओसवाल की मल्टी कैप, यहाँ 1000 पर मंथ। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, जहाँ पर वो 3000 की सिप कर रहे हैं। उसके बाद है SBI का कॉन्ट्रा फंड, यहाँ पर चल रही है 3000 की सिप। बंधन का स्मॉल कैप फंड, यहाँ पर भी चल रही है 5000 की सिप। क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, ये मैं पूछूंगी आपसे, आपने यहाँ पे क्यों किया, 4000। फिर है ICICI का ये इक्विटी एंड डेट फंड हाइब्रिड फंड, इन्होंने 3500 यहाँ पर कर रहे हैं। निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में भी उपेंद्र जी जो है 500 रुपये की सिप कर रहे हैं। ओके, सो टोटल सिप अमाउंट 26,500 रुपये। उपेंद्र जी की जो आपने लिया हुआ ELSS, क्वांट ELSS, ये आप क्या ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं? यस मैम, 2024 में मैं ओल्ड रिजिम में ही थे, इसीलिए उसको किए थे, मैंने ITR का बेनिफिट लेने के लिए टैक्स और का। अभी तो उसकी आपको ज़रूरत है वहाँ उसको क्लेम करने की? अभी तो फिलहाल इस मैंने 2025-26 में तो नहीं आ रहे, लेकिन लगता है नेक्स्ट ईयर से आ जाएंगे। अच्छा, तो लेकिन आप इसमें हर महीने पैसे डाल रहे हैं 4000 रुपये, राइट? हाँ नहीं, अभी बढ़ाया हूँ, पहले नहीं था, पहले आपका कम था, 2000 रुपया था, अभी इसको बढ़ाया हूँ। तो आपने लिखा कि आप 2042 तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या वो रिटायरमेंट वाला आपका साल होगा? क्या गोल है आपका, लक्ष्य क्या है? यस मैम, 24 वही मेरा रिटायरमेंट वाला साल है, 2042 जो है। ठीक है, ओके। और आप क्या पूछना चाहेंगे? आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जसमीत जी हमारे साथ हैं, कुछ सवाल आपका जो आप उनसे डायरेक्टली पूछना चाहें पूछ सकते हैं। हाँ मैम, ये पूछ रहा था मैं कि इसमें कुछ चेंजिंग का जरूरत है क्या, जो 2042 तक का जो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा लगातार, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हर एक साल टॉपअप भी करना चाहता हूँ उसमें। और कितना टॉपअप कर सकते हैं आपको लगता है? हम कम से कम 5% जो है। ओके, ठीक है। जसमीत, आपने सुना उपेंद्र जी को, ये इनके रिटायरमेंट के लिए ये बचा रहे हैं। अभी 26,500 की है और बिल्कुल श्योर हैं कि ये इसको इंक्रीज करेंगे, टॉप अप करेंगे। आपको इनकी प्लानिंग कैसी दिख रही है, स्कीम्स कैसे दिख रहे हैं? कुछ चेंज करेंगे या जैसा चल रहा है वैसे चलने देंगे? जी, तो सबसे पहले बात, खुशी की बात यह है कि 26,500 की SIP कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है, जैसे आपने शुरुआत में कहा, काफी इनकरेजिंग अमाउंट है। अगर आज का जो इन्होंने आंकड़ा बताया पोर्टफोलियो का, उसके हिसाब से अगर 26,500 रुपये हर महीने इनके पोर्टफोलियो के अंदर जाता है, तो 16 साल के अंदर अगर 13% की ग्रोथ आती है, तो इनका पोर्टफोलियो 2,34,00,000 के आसपास पहुंच सकता है। ये बिना स्टेप अप के है। अगर इस पोर्टफोलियो में वो स्टेप अप का 10% कर देते हैं, सिर्फ 10% से SIP को हर साल बढ़ा देते हैं, संभावित है कि नौकरी में है, DA वगैरह या तनख्वाह की बढ़त होती है, और 10% SIP बढ़ाने में अगर वो हेल्प करती है, तो सिर्फ 10% बढ़ाने से ये आंकड़ा 2,34,00,000 से बढ़ के 56 लाख रुपए हो जाएगा।
तो 1 करोड़ 22 लाख रुपए का इस आंकड़े के अंदर फर्क आ जाएगा। एक बहुत ही अच्छा कॉर्पस इनका रेडी हो जाएगा रिटायरमेंट के लिए 3.5 करोड़ रुपए। अब बात रही पोर्टफोलियो के ऊपर, तो पोर्टफोलियो में मेरी इनको राय यही रहेगी कि पोर्टफोलियो की जो एसेट एलोकेशन है सारी मिला के वो 55% लार्ज कैप की तरफ रहनी चाहिए, 23% मिड कैप रहनी चाहिए और 22% स्मॉल कैप की रहनी चाहिए। आपके जो आपने उसके हिसाब से आप लार्ज कैप में थोड़े से कम है, 3% कम है, और स्मॉल कैप में थोड़ा 4% आप थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये आप अगर रीबैलेंस कर देंगे तो ठीक रहेगा। दूसरा, जैसे कि प्रियंका जी ने सही बोला, ईएलएसएस फंड की आपको आज की डेट में न्यू टैक्स रिजीम है, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो ईएलएसएस फंड की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ईएलएसएस फंड में एसआईपी करनी रोक सकते हैं, उसकी जगह एक एक्टिव फंड आप चूज कर सकते हैं। तीसरी चीज, जो आपने अपना पोर्टफोलियो बताया, उस पोर्टफोलियो के हिसाब से आप 28% आपका जो एसआईपी का आंकड़ा है उसमें से 28% हिस्सा एक ही फंड हाउस मोतीलाल ओसवाल को जा रहा है, तो वो थोड़ा सा ओवर एलोकेशन हो जाएगी एक ही फंड हाउस की तरफ। उसको आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ताकि अगर एक फंड हाउस अच्छा ना करे तो दूसरा फंड हाउस पोर्टफोलियो में अच्छा करे, या उसका एक बैलेंस बना रहे, ताकि आप ओवर डिपेंडेंट ना रहे एक फंड हाउस के ऊपर। अब मेरे हिसाब से जो आप स्कीम्स होल्ड कर सकते हैं वो आप होल्ड कर सकते हैं, बंधन स्मॉल कैप को आप होल्ड कीजिए, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप को होल्ड कीजिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को होल्ड कीजिए, निपॉन इंडिया लार्ज कैप को भी आप होल्ड कर सकते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को होल्ड कीजिए। जो फंड आप एग्जिट कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो में से, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट, कॉन्ट का ईएलएसएस, क्योंकि ईएलएसएस का न्यू टैक्स रिजीम में कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, एसबीआई कॉन्ट्रा, ये 4 फंड आप एग्जिट कर सकते हैं। इनकी जगह जो आप फंड्स देख सकते हैं वो आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड और कोटक मल्टी कैप को आप देख सकते हैं। तो अगर ये सुझाव के साथ आप चलते हैं तो उम्मीद है कि आपका 13% का आंकड़ा मिलेगा और आप शानदार तरीके से स्टेप अप करते हुए 3.5 करोड़ के लक्ष्य की तरफ आराम से पहुंचेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंदु कोहली जी का क्वेश्चन मैं लूंगी। ओ सॉरी, बिंदु जी के क्वेश्चन के पहले मुझे स्वप्निल जी से बात करनी है। सो स्वप्निल जी ने अपना क्वेश्चन हमें यूट्यूब पर भी भेजा और व्हाट्सएप पर भी भेजा है। जसमीत, आपको फिर से अपना पेन पेपर तैयार करना होगा। थोड़ा लंबा पोर्टफोलियो है, 9 स्कीम्स हैं और अमाउंट है इनकी 22,700। बट पहले तो स्वप्निल जी को हम वेलकम करते हैं। नमस्ते स्वप्निल जी, कहाँ से जुड़े हुए हैं आप? थैंक यू मैम, मुझे लाइन पे ऐड करने के लिए। मैं मुंबई से कनेक्ट कर चुका हूँ आपको। मुंबई से जुड़े हुए हैं? यस। बारिश कम हुई कि नहीं आपके मुंबई में? बारिश बहुत जोर से चल रही है, पानी अभी भी बढ़ चल रहा रही है? थोड़ा दिल्ली भी भेजो। वैसे आज दिल्ली में भी बारिश हुई है, मैं बता देती हूँ। मॉनसून फाइनली ऑफिशियली आज हमारे दिल्ली नोएडा में आ चुके हैं। जसमीत, आप भी मुंबई से जुड़े हुए हमारे साथ ना? मैं दिल्ली से ही जुड़ा हूँ और मैं भी आज दिल्ली के बारिश का मजा ले रहा हूँ, जैसे आप बता रहे हैं। चलिए, तो लेकिन स्वप्निल जी मजा नहीं ले रहे होंगे, बड़ी भयंकर बारिश आपके मुंबई में हो रही है। स्वप्निल जी, आप आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ऑफिस में? ऑफिस में ही हूँ। अभी नॉर्मल हो गया, रेड अलर्ट था। हाँ। इसकी वजह से अभी नॉर्मल हो चुका है। चलिए, सेफली आप घर पहुंच जाएं। ठीक है स्वप्निल, आप करते क्या है? मैं जॉब कर रहा हूँ एज आईटी इंजीनियर। ओके, सो ये इन्वेस्टमेंट आपने जो किया है 9 स्कीम्स हैं और अमाउंट मैंने जो कैलकुलेट किया है क्विकली वो 22,700 की है। करेक्ट। ओके, सो मैं आपकी स्कीम्स पढ़ रही हूँ, फिर आप जसमीत जी से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो पहली स्कीम है आपकी पराग पारिक की फ्लेक्सी कैप 4500। ओके, टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1500, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड 4500, निपॉन इंडिया का ग्रोथ फंड 4600, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड यहाँ पर 500 रुपये, एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 600 रुपये, टाटा का स्मॉल कैप फंड 1500 रुपये, निपॉन का मल्टी कैप फंड 2500 और है आईसीआईसीआई प्रू का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 2500। मैं रिक्वेस्ट करूंगी रोशन, आप ये प्लेट्स दिखाते रहें ताकि जसमीत अगर कुछ मिस हो कर गए हो तो वो देख सकें इस प्लेट को। वैसे बता दूं कि स्वप्निल जी ने हमें लिखा था कि इनका गोल है 15 ईयर्स का और ये 2 करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं फॉर चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज, राइट? और स्टेप अप भी करेंगे ना स्वप्निल इस पोर्टफोलियो को? यस मैम।
ओके, सो कुछ और जो आप पूछना चाहें हमारे एक्सपर्ट से? आपका पोर्टफोलियो वो देख रहे हैं, एक बार स्कीम्स देख ले रहे हैं, और अमाउंट आपने कहा है 2 करोड़ इन 15 ईयर्स, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी जसमीत जी को करना होगा। तो स्टेप अप कितना करेंगे, और आपके रिटायरमेंट का क्या? क्योंकि इसमें आपने देखा चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज, आपके रिटायरमेंट के लिए आपने कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं नहीं, सेम ही रहेगा, उसी में से अगर कुछ रहेगा। उसी में से ही कुछ रहेगा, ओके। ये थोड़ा सा ना इसको सॉर्ट आउट कीजिएगा स्वप्निल जी, अपने लिए भी थोड़ा सा ना इम्पॉर्टेंट है सोचना, स्पेशली जब हम लोग ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो ठीक है। चलिए अभी हम इसी पोर्टफोलियो में कुछ, जसमीत जी आप इनके पोर्टफोलियो में क्या देख रहे हैं? वो आपका जो रूल है वो 55% लार्ज कैप, 33% मिड कैप और 22% स्मॉल कैप, उस पर फिट बैठ रहा है कि नहीं स्वप्निल जी का पोर्टफोलियो? तो उसके इनके पोर्टफोलियो में दो चीजें मैंने, जो मेरे ये लाइव क्वेश्चन देख के समझ आई, कि पहला कुछ इंडेक्स फंड्स के अंदर निवेश जा रहा है इनका। तो मेरी स्वप्निल जी से यही राय रहेगी कि अगर पोर्टफोलियो में अच्छे स्कीम्स का चुनाव करेंगे, तो जैसे टाटा निफ्टी, आपने टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बताया, और इस फंड की जगह आप एक अच्छा एक्टिव फंड का अगर निवेश करेंगे, तो वो आपके पोर्टफोलियो में इंडेक्स से ज्यादा आपको ग्रोथ देगा, और अगर अच्छा चयन किया है तो इंडेक्स से ज्यादा ग्रोथ देगा, और आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए तेजी से हेल्प करेगा। ओके, सो इंडेक्स और फंड की मोतीलाल, जगह एक्टिव फंड्स आप सजेस्ट करेंगे, राइट? इंडेक्स फंड की जगह एक्टिव फंड सेलेक्ट करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पोर्टफोलियो के सारे फंड्स को एक एक्सेल पे डाल के अगर आप इनका आउटपुट देखेंगे, तो आपको ये देखना है कि कहीं पोर्टफोलियो में ज्यादा एलोकेशन स्मॉल और मिड कैप की तरफ तो नहीं है। क्योंकि अगर पोर्टफोलियो में एलोकेशन ज्यादा स्मॉल और मिड कैप की तरफ हो जाएगी, तो उससे ये होगा कि अगर कभी मार्केट में करेक्शन का फेज रहेगा, तो पोर्टफोलियो में थोड़ा सा रिस्क बढ़ सकता है। तो उसका उस हिसाब से पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए, जैसा कि प्रियंका जी ने बताया, 55% लार्ज कैप, 23% मिड कैप और 22% स्मॉल कैप का एलोकेशन आज के हिसाब से बेहतरीन है। वो रिस्क को मैनेज करेगा पोर्टफोलियो को आपके, और आपको एक अच्छी ग्रोथ 12 से 14% की भी देगा। तो ये दो चीज। तीसरी चीज जो ध्यान रखनी है कि किसी भी एक फंड हाउस में आपका 10-15% से ज्यादा का एक्सपोजर ना हो, ताकि अगर बाई चांस कभी उस फंड हाउस की फंड मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आए, या कुछ ऐसा पीरियड आए जहां पर उनकी फंड हाउस की मैनेजमेंट में रिटर्न्स थोड़े से कम हो जाए, तो आपकी ओवर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। एक फंड हाउस अगर अंडर परफॉर्म करेगा, तो शायद दूसरा फंड हाउस आपके लिए ओवर परफॉर्म करेगा, तो पोर्टफोलियो में एक अच्छा बैलेंस बना रहेगा। ये तीन चीजों का मेरे हिसाब से आपको ख्याल रखना है। मुझे पता है थोड़ा सा टफ होगा जसमीत, पर ये 2 करोड़ जो इन्होंने एक टारगेट रखा है स्वप्निल ने, 2 करोड़ इन 15 इयर्स अचीवेबल लग रहा है? 10% स्टेप अप भी करेंगे तो 15 इयर्स में 2 करोड़? 15 इयर्स में देखिए, अगर जस्ट गिव मी अ मिनट, आज का कॉर्पस क्या वैल्यू है? वो आज अभी तक कितना जमा हो चुका है स्वप्निल, आप क्या शेयर कर पाएंगे? ओके, स्वप्निल जी शायद नहीं है, अभी तो नहीं है हमारे साथ लगता है स्वप्निल? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस आ रही है। अभी कितना कॉर्पस हो गया, कुछ आइडिया आप दे पाएंगे क्या हमें? अभी 6 लाख तक हो चुके हैं। कितना? 6 लाख 6 लाख के आसपास जोड़ चुके हैं। 6 लाख के आसपास जोड़ चुके हैं, और हर महीने की एसआईपी का आंकड़ा इनका था 22,700। %10% स्टेप अप भी फैक्टर इन कीजिएगा। आपको मुझे 2 मिनट का समय देना पड़ेगा कैलकुलेटर बिल्कुल निकालने। बिल्कुल, तो स्वप्निल जी के क्वेश्चन के थोड़े कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लाइव शो में। कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है एक्सपर्ट को भी सारी चीज़ें देखनी होती, ताकि कुछ गलत मिस इन्फॉर्मेशन आप तक ना चले जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आप लोग हमें क्वेश्चन मेल कर देते हैं या व्हाट्सएप कर लेते हैं ना, तो हम उन्हें, अगर जिस दिन आपने व्हाट्सएप किया उसके अगर एक दिन बाद लें, तो हमारे गेस्ट थोड़े से बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं।
पर जसमीत जी जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्वप्निल को हम कुछ बता सकें कि वो 15 इयर्स में वो 2 करोड़ के कितने करीब या कितने दूर हैं। जसमीत, आर यू रेडी? just repeat the numbers once again for me, please. So- SIP amount? 22,700 है SIP अमाउंट, ठीक है। जी। 15 साल तक करने वाले हैं निवेश और 2 करोड़ पर पहुंचना चाहते हैं। अभी 6 लाख पोर्टफोलियो में जमा हो चुके हैं। Yes. ओके, तो जब तक जसमीत कैलकुलेट कर रहे हैं, हम आपके लिए क्विकली अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी वाला स्लाइड दिखा देते हैं ताकि हम कुछ और क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड और ले सकें। सो अगर आप अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 9311211874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। यूट्यूब पर लाइव देखते हैं तो यूट्यूब पर भी अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज सकते हैं। जसमीत जी जो हैं वो स्वप्निल पाटिल के पोर्टफोलियो को चेकआउट कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इनको थोड़ा सा जो है अपना पैसिव फंड्स को कम करने की ज़रूरत है। स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और अगर एक ही फंड हाउस की ज़्यादा स्कीम्स हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी स्मॉल कैप और मिड कैप एक्सपोजर ज़्यादा लग रहा है, पैसिव फंड ज़्यादा दिख रहे हैं। क्या हम स्वप्निल के लिए तैयार हैं जसमीत जी? एक सेकंड प्लीज, सॉरी, एक बार आपको आंकड़े दोबारा से रिपीट करने पड़ेंगे। तो 22,700 इनकी सिप चल रही है, 10% से स्टेप अप करेंगे, 15 साल तक करने वाले हैं और ये पूछ रहे हैं कि भाई 2 करोड़ बन जाएगा, इज ही ऑन द राइट ट्रैक विद स्टेप अप? जी, अगर ये 22,700 की SIP करते हैं, 10% स्टेप अप करते हैं, अगर इनका रिटर्न 12 से 13% रहता है और 15 साल के लिए करते हैं तो इनकी टोटल वैल्यू 1,87,00,000 के आसपास 12% पे बनती है। ओके, और अगर इनका रिटर्न बढ़कर 12.5-13% पहुंच जाता है, मान लीजिए 13% पहुंच जाता है इनका रिटर्न, तो करीब 2 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाता है। ठीक है। तो अब मार्केट का तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ आप ऑन राइट ट्रैक तो ज़रूर हैं। बिंदु कोहली जी का क्वेश्चन लेकर आते हैं आप। बिंदु जी की एज है 55 और इनका पोर्टफोलियो जो है इन्होंने अप्रैल 2024 में शुरू किया है। ICICI प्रू का मल्टी एसेट फंड 5,000 पर मंथ, क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड 1,000, मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड जिसमें इन्होंने लमसम डाला है 1 लाख 5 साल, मतलब टारगेट इन्होंने लिखा है कि 5 इयर्स है। निपॉन गोल्ड ETF 1,000, निपॉन सिल्वर ETF 1,000। टाइम फ्रेम इनका है 15 इयर्स। 2 LIC पॉलिसीज़ हैं जो कि एक अगले साल मई 2028 में अगले के अगले साल मैच्योर होगी, 1 अगस्त 2032 में जो है मैच्योर होगी और PPF भी मैच्योर होने वाला है अगले साल अप्रैल 2027 में। प्रेजेंट पोर्टफोलियो वैल्यू 17.7 लाख है। क्वेरी है कि 2037 तक कितना कॉर्पस ये इकट्ठा कर पाएंगी और क्वांट में इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। क्वांट का फ्लेक्सी कैप होल्ड करती हैं बिंदु जी, उसकी जगह क्या आप एक मल्टी कैप सजेस्ट करेंगे बिंदु जी को? तो 8,000 रुपये महीने की SIP कर रही हैं और 1 लाख रुपए का लमसम है। 2 LIC पॉलिसीज हैं। PPF में जो वैल्यू है आज 17.7 लाख है। अगर ये 80-20 का मिश्रण रखती हैं, इक्विटी के अंदर 80% और डेट के अंदर 20%, तो जो 1 लाख रुपए आज इनका है इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट होगा, 8,000 रुपये महीना SIP जो है इक्विटी की तरफ जाएगी। तो इसके साथ जब PPF का इनका पैसा आएगा तो PPF के पैसे में से 15 लाख रुपए जो है ये वापस इक्विटी की तरफ जा सकती हैं और बैलेंस जो अपना पैसा है वो डेट के अंदर ले जा सकती हैं। तो अगर इस तरीके से चलती हैं और 13% पे पोर्टफोलियो की ग्रोथ होती है तो 1.47 करोड़ इनका पोर्टफोलियो करीब अगले 14 से 15 साल में पहुंच सकता है 13% के रिटर्न के हिसाब से। ओके, और ये जो इनकी LIC की पॉलिसी मैच्योर होने वाली है, PPF भी मैच्योर होने वाला है, उस पैसे को आप क्या सजेस्ट करेंगे? उस पैसे को इनको लमसम ऐड करना चाहिए अपने म्यूचुअल फंड में, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में? तो जब इनका पैसा इनके पास मैच्योरिटी से अगले साल इनके पास पैसा आएगा, जब पैसा,
उस टाइम पर इनको मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से ये कॉल लेना होगा। अगर मार्केट की वैल्यूएशन फेयर वैल्यू से कम है तो उस टाइम वो लमसम इन्वेस्टमेंट देख सकती हैं। अगर मार्केट की वैल्यूएशन फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो वो एसटीपी या एसआईपी के माध्यम से पैसे को इन्वेस्ट कर सकती हैं। उसके लिए उनको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ये करना होगा। आइडियल एलोकेशन कैप जो इक्विटी के पैसे के लिए जो हम बोल रहे हैं, इक्विटी में अगर 80% पैसा रखती हैं तो उसमें आइडियल एलोकेशन 55% लार्ज कैप है, 23% मिड कैप है और 22% स्मॉल कैप, जो पिछले दर्शकों को भी हमने बताया। ओके मल्टी एसेट, हाँ या मल्टी एसेट उन्होंने पूछा है कि उस मल्टी कैप क्वांट को हटा के क्या मल्टी कैप में जाना चाहिए? तो दो चीजें हैं। एक तो इनके पास मल्टी एसेट हाइब्रिड फंड है, तो मल्टी एसेट हाइब्रिड फंड की जगह मैं बोलूंगा कि पहले ही बैलेंस शीट के ऊपर अपने डिसीजन ले लें कि कितना पैसा इक्विटी में रखना है, कितना डेट में। क्योंकि मल्टी एसेट फंड में क्या होगा, आपकी एसेट एलोकेशन बार बार चेंज होती रहेगी, तो आपकी एसेट एलोकेशन की क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो पहले अगर ऊपर से ही आप डिसाइड कर लें कितना इक्विटी में रखना है, कितना डेट में रखना है, और फिर उसके हिसाब से जो आप बेस्ट इक्विटी फंड है उसका निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए, और जो बेस्ट डेट फंड है उसका निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए। तो मल्टी एसेट फंड की जगह एसेट एलोकेशन पहले ही पैसे इन्वेस्ट करने के स्टार्ट लेवल पे ही लीजिए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इंडेक्स फंड में आपका भी इंडेक्स फंड में थोड़ा सा एक्सपोजर है, तो इंडेक्स फंड को आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। और जो आपके जो इनके फंड्स हैं उसके अंदर आप आईसीआईसीआई प्रू एसेट मल्टी एसेट क्वांट फ्लेक्सी कैप को आप होल्ड कर सकते हैं। निपॉन इंडिया गोल्ड, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस, निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ, इन फंड्स को आप एग्जिट करने का देख सकती हैं। और क्वांट लार्ज कैप, कोटक मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, बीएसपी लार्ज एंड मिड कैप, इन फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट करने का निर्णय ले सकती हैं अगर आपको ठीक लगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन अमन मजूमदार का, यंग इन्वेस्टर हैं और 25 साल के हैं, और नहीं सॉरी 23 साल के हैं, 25 साल का नज़रिया रखते हैं, ठीक है। और इनके पोर्टफोलियो में मुझे बहुत सारी स्कीम्स नज़र आ रहे हैं। हीलियोस का फ्लेक्सी कैप 5000, वाइटो का मिड कैप 5000, इन्वेस्को का स्मॉल कैप 5000, ठीक है। अच्छा, बहन का भी पोर्टफोलियो भेजा है, इसलिए बहुत सारी। इनकी तो 3 स्कीम्स हैं 15,000 रुपये, जिसमें एक है फ्लेक्सी कैप हीलियोस का, वाइटो का मिड कैप, इन्वेस्को का स्मॉल कैप। फिर अमन ने बहन का भी पोर्टफोलियो शेयर कर लिया है, जहाँ और बहन की एज है 12 और उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट करें, क्या बात है अमन। तो निपॉन का लार्ज कैप 10,000, वाइटो का मिड कैप 10,000 और इन्वेस्को का स्मॉल कैप 10,000। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर पोर्टफोलियोज की अमन ने पिक किया हीलियोस का फ्लेक्सी कैप, और फिर सेकंड स्कीम वाइटो मिड कैप जो सिस्टर के पास भी है, इन्वेस्को स्मॉल कैप वो भी सिस्टर के नाम पर कर रहे हैं। सो फ्लेक्सी और लार्ज का फर्क है। बिल्कुल, फ्लेक्सी इनके पास है और सिस्टर के पोर्टफोलियो में ना लार्ज रखा है। पर बहन सिर्फ 12 साल की हैं, तो मैं मान के चलूँ ये अमन ही कर रहे होंगे। पूछ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है आपको पोर्टफोलियो, ये 3 स्कीम्स। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने स्कीम्स की भीड़ नहीं लगाई है। सो मैं अपने वर्ड्स वापस ले रही हूँ कि मुझे बहुत सारी स्कीम्स दिख रही हैं। अगर 2 पोर्टफोलियो और उसमें इतनी स्कीम्स हैं, और उसमें भी आपने अलग अलग स्कीम चुन करके वो SIP स्कीम्स का गुलदस्ता नहीं सजाया, तो विच इज़ अ गुड थिंग। व्हाट डू यू थिंक जसमीन? सबसे पहले खुशी की बात यह है, अमन जी 23 साल के और बहन 12 साल की, और इतना शानदार नजरिया कि 15 अमन जी अपने लिए 15,000 और बहन के लिए 30,000 रुपए की SIP कर रहे हैं। ये देख के बहुत ही खुशी हुई मेरे को। क्या शानदार पैसा आगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग से जोड़ेंगे। ये तो बहुत ही अच्छे समय पे शुरू किया हुआ है, और मैं आपके माध्यम से इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही सही निर्णय लिया SIP शुरू करने का, और इससे आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में बहुत जबरदस्त फर्क पता चलेगा आपको। 20-25 साल यहाँ से आप SIP करेंगे। 12 साल की बहन के लिए आप बताइए, अगर 30-40 साल आपने इस तरीके से SIP कर ली तो एक शानदार रकम इकट्ठी हो जाएगी, और समय से पहले ही रिटायर होने की उनको क्षमता बना देगी रकम। अब रही बात स्कीम्स की, तो स्कीम्स के अंदर ऐसा है अमन कि आपने दोनों तरफ 3 स्कीम्स ली। स्कीम्स का डिसीजन लिया आपने, बेसिकली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अपने ले लिया, और नहीं सॉरी फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अपने ले लिया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप बहन के ले लिए। तो आपका निर्णय ठीक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा यही बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपका एक्सपोजर तीनों कैटेगरी में 33% हो गया।
सेबी की बताई हुई और भी काफी कैटेगरीज हैं जो आप चूज कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड्स की कैटेगरी है, वैल्यू फंड्स की कैटेगरी है, कॉन्ट्रा फंड्स की कैटेगरी है, डिविडेंड यील्ड फंड्स की कैटेगरी है। तो अगर पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे और पोर्टफोलियो में 8 से 10 स्कीम रखेंगे और उसको डाइवर्सिफाई करके चलेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतरीन रहेगा, ताकि सिर्फ 3 फंड के ऊपर हम सिर्फ 3 फंड पे निर्भर ना रहे। इस तरीके से करेंगे तो बेहतर रहेगा। और अगर आप साथ साथ इसके जैसे कि चैनल में हमने पहले बात करी, अगर इन आंकड़ों के साथ साथ अगर आप स्टेप अप कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो पाएगा। ओके, सो अमन, अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बहुत अच्छा लगा अपने लिए भी और सिस्टर के लिए भी। वो 12 साल की आपकी सिस्टर के लिए अभी से ही आप लोगों ने पोर्टफोलियो क्रिएट करना शुरू कर दिया, क्या बात है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ना के बसाक जी का लेंगे। और के बसाक जी जो हैं वो डिफेंस से जुड़े हुए हैं। और जय हिंद, आपको कॉल करने की हम कोशिश कर रहे थे, आपका फ़ोन लगातार बिजी आ रहा था। ओह, लग गया फ़ोन। चलिए, सो हमें अमन और उनकी सिस्टर को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उनका क्वेश्चन जब तक ले रहे थे तब तक बसक जी का भी फ़ोन लग गया। नमस्ते बसक जी, कहाँ से बोल रहे हैं? आपने लिखा डिफेंस पर्सनल हैं आप, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, नमस्कार। मैं एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ओके, और पोस्टिंग मैं कहाँ है सर्विस आपकी? करता हूँ राजस्थान में। सर्विस में राजस्थान में है मैडम, नौगानगर में। ओके ओके, सो आपकी एज है 46 और आपका पोर्टफोलियो भी तगड़ा है। 30,000 की सिप कर रहे हैं आप बसक सर। कब से शुरू किया जी इन्वेस्टमेंट? जी मैम, मैं सिप शुरू किया मैडम 2 साल हो गया मैडम। 2 साल हो गया है, ठीक है। तो जब शुरू किया 2 साल पहले, तो अब तब से अब तक में आपने अमाउंट बढ़ाया है? नहीं मैडम, अमाउंट वही चल रहा है। मैं एक्चुअली डायरेक्ट स्टॉक में भी मेरे को मैडम तकरीबन 16-17 लाख का पोर्टफोलियो है मैडम। तो डायरेक्ट स्टॉक में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि कुछ स्टॉक तो 6 गुना हो गया 4 साल में, कुछ स्टॉक तो -50% माइनस भी है। तो मैं एक्चुअली अभी उसको छोड़ के धीरे धीरे उसको म्यूचुअल फंड में मैं उसको स्टॉक को बहुत सेल अच्छा। करके म्यूचुअल फंड में लमसम कर रहा हूँ मैडम। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। टारगेट, अच्छा, अमाउंट आपकी सिप का भी बढ़ा और टारगेट भी 10 करोड़, वाह क्या बात है, 2045 तक। ठीक है, मैं आपका पोर्टफोलियो पढ़ रही हूँ। आपके पास जो है इन ऑल 10 स्कीम है, एक एक करके बताते हैं। HDFC का फ्लेक्सी कैप 4000 की सिप चल रही है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप यहाँ पर 3000 की सिप चल रही है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड 3000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 3000, कोटक का मल्टी कैप 3000, ICICI प्रू का फोकस इक्विटी फंड यहाँ पर भी 3000, कैनरा रोबेको के लार्ज कैप फंड में 3000, निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 3000, SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में 3000, टाटा के स्मॉल कैप फंड में 2000। तो कुल मिलाकर 30,000। करंट पोर्टफोलियो वैल्यू जो है वो 22 लाख पहुंच चुकी है। टारगेट 10 करोड़ पर पहुंचना चाहते हैं बाय 2045। क्या पोर्टफोलियो सही है? बस अक्सर कुछ आप पूछना चाहेंगे जसमीत जी से डायरेक्टली? 92 लाख नहीं मैडम, 22 लाख है। कितना? 24? 22 मैडम। हाँ 22 ही बोला, 22 लाख बन चुका है आपका अभी तक। हाँ 22, करंट पोर्टफोलियो मेरा 22 लाख है मैम। हाँ 22 लाख ही बोला सर, बिल्कुल 22 लाख ही बोला। जी जी जी। तो कुछ पूछना है जी, आपको जसमीत जी से डायरेक्टली बस अक्सर? जी मैम, और एक बार बोलिए मैडम। मैं बोल रही हूँ कुछ, मैं आपका ये पूरा पोर्टफोलियो रख दिया एक्सपर्ट के सामने, कोई आपका कोई डायरेक्ट सवाल हो तो वो भी पूछ लीजिए। मेरा सवाल यह है, इस पोर्टफोलियो के अंदर कुछ अगर चेंजेस करना है तो मैं इसके लिए एडवाइस चाहता हूँ। सबसे पहले तो 10 करोड़ बनेगा इस पोर्टफोलियो से कि नहीं? जसमीत क्या लग रहा है? बसक जी जो हैं वो 10 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बसक जी, आपने अभी तक 22 लाख रुपए जोड़ लिए। बहुत ही शानदार रकम आपने जोड़ी है, बहुत ही मुबारक देना चाहूंगा आपको। 22 लाख रुपए अभी हमारे पास हैं। 30,000 रुपए महीने की आप SIP कर रहे हैं और 10 करोड़ के तरफ जाने की क्षमता रखते हैं। तो 2 आंकड़े आपको देना चाहूंगा। 22 लाख रुपए का अभी का पोर्टफोलियो जिसमें आप 30,000 रुपए की SIP करते हैं, तो अगले 19 साल के अंदर अगर 13% का ग्रोथ देता है तो ये पोर्टफोलियो आपका
शानदार रकम 5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। 5 करोड़ से 4 लाख रुपए कम, 4 करोड़ 96 लाख रुपए एग्जैक्ट पहुंच जाएगा अगर 13% की ग्रोथ आती है और 22 लाख रुपए को 30,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी से आगे बढ़ाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि 10 करोड़ पहुंचने का क्या जरिया है, किस तरीके से पहुंचा जाए। तो 10 करोड़ पहुंचने का इस पोर्टफोलियो में एक बड़ा आसान सा जरिया है कि अगर आप स्टेप अप एसआईपी करेंगे 15%, यानी कि अपनी एसआईपी को हर साल 15% से आप बढ़ाएंगे, तो ये आंकड़ा 4.96 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगा। ये आपको सिर्फ छोटा सा आपको एडजस्ट करना होगा अपने सेविंग पैटर्न के अंदर कि आप हर साल अपनी एसआईपी को 15% के आंकड़े से बढ़ाएं और 10 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंच के एक शानदार रिटायरमेंट का मजा लें। व्हाट अबाउट द स्कीम्स? 10 स्कीम्स क्या ठीक है? 2 फ्लेक्सी कैप है, 2 मिड कैप है, मल्टी कैप है, फोकस्ड इक्विटी है, लार्ज कैप है, 3 स्मॉल कैप है। क्या वो 55 23 33 यही है ना फॉर्मूला? जी, तो अगर उसमें हम देखें तो 55 23 22 के हिसाब से उनका जो करंट पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप की तरफ थोड़ा 8-9% से कम है। मिड कैप की तरफ पोर्टफोलियो का झुकाव ज्यादा है, थोड़ा 8%, नहीं मिड कैप नहीं, स्मॉल कैप की तरफ पोर्टफोलियो का झुकाव थोड़ा सा ज्यादा है, 8% ज्यादा है स्मॉल कैप में। तो वो करेक्शन वो कर सकते हैं। इंडेक्स फंड और ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, अच्छा एक्टिव फंड पोर्टफोलियो बनाएंगे तो वो इंडेक्स और ईटीएफ को बीट करेगा और आपको हायर रिटर्न अचीव करने में मदद करेगा। तीसरी चीज, आपके पोर्टफोलियो में अभी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड पे आपका 23% एलोकेशन है। तो एक म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर आपका 23% का एलोकेशन है, वो थोड़ा सा ज्यादा है। अगर इस आंकड़े को 15% के आसपास रखेंगे तो वो ठीक रहेगा। अब रही स्कीम की बात, तो स्कीम्स के अंदर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी होल्ड कीजिए, एचडीएफसी मिड कैप होल्ड कीजिए, कोटक मल्टी कैप होल्ड कीजिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप होल्ड कीजिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप होल्ड कीजिए, पराग पारिक फ्लेक्सी होल्ड कीजिए, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी होल्ड कीजिए। आप कैनरा अल्बेको लार्ज कैप को एग्जिट कर सकते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप इंडेक्स फंड को एग्जिट कर सकते हैं, टाटा स्मॉल कैप इंडेक्स फंड को एग्जिट कर सकते हैं। नए फंड जो आप देख सकते हैं वो और इनको हटा के जो नए 2 फंड आपको मैं राय देना चाहूंगा, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप और आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड, इन 2 फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमारी ये राय रहेगी कि अगर आप ये करना चाहें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इसको आप कर सकते हैं, या आप इस पे विचार विमर्श कर सकते हैं। सो बसक जी, 10 करोड़ पर पहुंचना है तो 15% का स्टेप अप जो है ना वो मस्ट हो जाएगा। स्कीम्स में आपको क्या चेंजेस करने हैं वो जसमीत जी ने बताया है, उस पर ध्यान दीजिएगा। और फाइनली जसमीत, आई थिंक आई हैव गॉट द नंबर, वो है 55 लार्ज कैप, 23% मिड कैप एंड 22 स्मॉल कैप। एम आई राइट? एब्सोल्युटली, यू आर राइट। तो ये है टेक अवे आज के शो का, जसमीत जी का गुरु मंत्र कि आपके पोर्टफोलियो में जो बैलेंस है ना, बहुत ज़्यादा स्कीम्स की चिंता और पैसे की चिंता करने के बजाय 2 चीज़ों पे फोकस करना है। 55 23 22 का रूल मैंने लिख लिया है, और दूसरा स्टेप अप, ये करना बहुत ज़रूरी है। जसमीत, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने हमारे शो में समय दिया, हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियोज को रिव्यू किया, शुक्रिया। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। ओके सर, जसमीत जी थे आज हमारे साथ जो आपके पोर्टफोलियोज़ को रिव्यू कर रहे थे, और इसी तरह अच्छे एक्सपर्ट्स आते रहते हैं, आपके पोर्टफोलियोज़ को स्टडी करते हैं और आपको आगे की डायरेक्शन बताते हैं। आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए 9311211874, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। इसी के साथ आज के शो में इजाज़त लूँगी, लेकिन जाते जाते मैं आपको नहीं बताऊँ कि Money9 प्राइम, अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या मिस कर रहे हैं आप। हम आपके लिए स्पेशल शोज लेकर आते हैं वेडनेसडे और थर्सडे को। वेडनेसडे को हम स्टॉक का शो लेकर आते हैं दिन में 1 बजे, और थर्सडे को हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज की रिव्यू का शो लेकर आते हैं स्पेशली अपने प्राइम के मेंबर्स के लिए। और प्राइम मेंबरशिप की सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। Money9 को सब्सक्राइब नहीं किया, बस हमारे कंटेंट से टकरा गए हैं अब यूट्यूब में और देख करके आप चले जाते हैं, तो फिर वो भी मत कीजिए, बहुत अन्याय होगा ये। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Money9 प्राइम की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही,
कल आती हूँ एक और एक्सपर्ट के साथ, आपके पोर्टफोलियोज को और ज़रा स्ट्रीमलाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।